प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की क्लास हमारी और हमारा पेपर नंबर 10th प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। और हमारा टॉपिक चल रहा है विधिक परिषदें, बार काउंसिल्स, और उस पर हम स्टेट बार काउंसिल की अपनी चर्चा कर रहे हैं। और हमने अपनी पिछली क्लास में राज्य विधिक परिषदों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की थी। फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल सेक्शन 6 क्लोज 1 में कि एक राज्य विधिक परिषद के क्या कार्य होंगे। इससे आगे आज हम बात कर रहे हैं कि राज्य विधिक परिषदें किन किन समितियों का गठन कर सकती है। जिस प्रकार से हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटीज की बात की थी, ठीक उसी प्रकार से जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनको भी कमेटियों को बनाने का अधिकार है। लगभग वही कमेटियां हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली कमेटी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो बनाई जा रही है, वह है सेक्शन 9 क्लोज 1 में डिसिप्लिनरी कमेटी, अनुशासन समिति। सेक्शन 9 क्लोज 1 एडवोकेट एक्ट 1961 का क्या कहता है कि राज्य विधिक परिषद, एक बात को ध्यान में रखिए, हमने पहली क्लास में बात कर ली थी, जो जिस राज्य की विधिक परिषद होगी वह उसी राज्य के नाम से जानी जाएगी। अगर आपको ये पेपर में यूं पूछ लिया जाए राज्य विधिक परिषद तो आप सीधा, लेकिन आपसे घुमा के ये पूछा जाता है राजस्थान राज्य विधिक परिषद के गठन, कार्य और शक्तियों को, तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो जिस राज्य की कमेटी होगी वह उसी के नाम से जानी जाएगी, इसलिए हम राजस्थान की शब्द हमने जोड़ दिया है। अगर वो दूसरा स्टेट है तो बात वही हो जाएगी, चाहे वो पंजाब और हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो। राज्य विधिक परिषदों के गठन के प्रावधान एक जैसे हैं, उसका नामकरण उस स्टेट के आधार पर होगा। तो डिसिप्लिनरी कमेटी क्या कहती है कि राज्य की विधिक परिषद को एक या एक से अधिक अनुशासन समितियों का गठन करने का अधिकार है। जैसा कि हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में देखा था, आवश्यकता अनुसार क्या किया जाएगा, अनुशासन समितियों का गठन किया जाएगा। एक अगर जरूरत है तो एक, और एक से अधिक की जरूरत है तो एक से अधिक इन कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। और ऐसी जो कमेटियां बनेगी, डिसिप्लिनरी जो कमेटियां बनेगी, वह 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 2 सदस्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों से निर्वाचित व्यक्ति होंगे। जैसे वहां पर 3 सदस्यों की मिलकर बनी थी, यहां पर भी क्या किया जा रहा है, सेक्शन 9 में अनुशासन समिति 3 सदस्यों से। दूसरी जो समिति बनेगी वह होगी लीगल एड कमेटी, विधिक सहायता समिति। सेक्शन 9 क्लोज ए, राज्य विधिक परिषद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक या एक से अधिक लीगल एड कमेटियों का गठन कर सके, और ऐसी कमेटी में अधिक से अधिक 9 और न्यूनतम 5 मेंबर होंगे। दूसरी कमेटी हमारे पास में कौन सी आ गई, विधिक सहायता समिति। और इस विधिक सहायता समिति में क्या हो रहा है, मैक्सिमम 9 और मिनिमम 5 मेंबर्स होंगे। और अदर कमेटीज, जैसे आवश्यकता हो उसके अनुसार अन्य कमेटियों का गठन भी किया जा सकता है। जैसे सेक्शन 10 में बताया गया है, एक एजुकेटिव कमेटी होगी, कार्यकारिणी समिति। ये कार्यकारिणी समिति परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित 5 सदस्यों को मिलकर बनाई जाएगी। स्टेट बार काउंसिल बन गई। हमने बात की थी कि हमारी जो स्टेट बार काउंसिल बनेगी राजस्थान की, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अलग अलग जगहों के सदस्यों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। हमने कहा देखा था, निर्वाचक मंडल, और हमारे यहाँ निर्वाचक मंडल की स्थिति क्या निकल कर आई थी कि हमारे यहाँ 10,000 से अधिक एडवोकेट होने के कारण से 25 सदस्यों की, तो जहां 10,000 से अधिक होंगे वहां पर 25, और उससे कम होंगे तो हमने फार्मूला देखा था वह 15, 20 और 25। तो 25 जो मेंबर होंगे, उन 25 मेंबरों में से 5 मेंबरों को मिलाकर क्या होगी, वह उसकी एजुकेटिव कमेटी होगी, कार्यकारिणी समिति होगी। दूसरी अन्य समितियों की बात कर रहे हैं हम, तो एनरोलमेंट कमेटी। हमने जब एनरोलमेंट प्रोसीजर पढ़ा था उस समय हमने बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, एक जैसे ही आपने क्या किया, एलएलबी की, एलएलबी करने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया स्टेट बार काउंसिल को, तो स्टेट बार काउंसिल क्या कर देती है, आपके उस फॉर्म को रेफर टू एनरोलमेंट कमेटी, नामांकन समिति को क्या कर देगी, प्रेषित कर देगी। ये वही नामांकन समिति है जो हमने एनरोलमेंट प्रोसीजर में बात की थी।
और वह अपने सदस्यों में से 3 सदस्यों को मिलकर उस एनरोलमेंट कमेटी का गठन करेगी। एनरोलमेंट प्रोसीजर में हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली थी कि सारा जो कार्य है, आपका जो फॉर्म है उसको जांच करना, उस पर कमी निकालना, वो सारा काम एनरोलमेंट प्रोसीजर का है। और सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो वो एनरोलमेंट कमेटी आपको क्या कर देती है, हरी झंडी दे देती है एनरोलमेंट के लिए। और अन्य समितियां, अदर कमिटीज, सेक्शन 10 क्लोज 3 ये कहता है कि राज्य विधिक परिषद को अपने सदस्यों में से ऐसी अन्य समितियां गठन करने का अधिकार है जो आवश्यकता अनुसार उसे लगता है। अब हमारे सामने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह यहां पर भी बात वापस क्या निकल के आ रही है कि राज्य विधिक परिषद जिसका की गठन किया गया है, उनके सदस्यों की सदस्यता कब रिक्त समझी जाएगी। जैसे हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में देखा था कि उनके सदस्यों की सदस्यता कब रिक्त समझी जाएगी, ठीक उसी प्रकार से स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों की सदस्यता कब रिक्त समझी जाएगी। तो सेक्शन 10B ये कहता है, वही ग्राउंड जो वहां पर हमने लिए थे। सबसे पहला कि अगर कोई सदस्य लगातार 3 अधिवेशनों में बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रिक्त समझी जाएगी। उस समय भी मैंने कहा था शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कोई सदस्य लगातार 3 अधिवेशनों में, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, बिना पर्याप्त कारण के। अगर उसके पास में सफिशिएंट कॉज है तो उसका पद रिक्त नहीं होगा। तो 3 अधिवेशन भी होने चाहिए, लगातार भी होने चाहिए, और पर्याप्त कारणों के बिना भी होना चाहिए। तीनों शर्तें पूरी होगी तो ही रिक्त होगा। दूसरा ग्राउंड, यदि उस सदस्य का नाम किसी कारणवश अधिवक्ता नामावली से हटा दिया गया है। अगर जिस एडवोकेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम उस राज्य की अधिवक्ता नामावली से अगर हटा दिया गया है तो भी क्या होगा, उसका पद या उसकी सदस्यता क्या है, रिक्त समझी जाएगी। और तीसरा ग्राउंड है, यदि वह उस राज्य विधिक परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन अन्यथा डिस्क्वालिफाइड हो गया है। 3 ग्राउंड बताए गए हैं जिनके आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता रिक्त समझी जाएगी। पहला, लगातार 3 अधिवेशनों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहना, किसी कारणवश अधिवक्ता नामावली उसका नाम हटा दिया जाना, और तीसरा, किसी अन्य आधार पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह यहाँ पर स्टेट बार काउंसिल के भी कर्मचारियों के बारे में कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन से कर्मचारी होंगे। तो एक सेक्रेटरी, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सेक्रेटरी है, ठीक उसी प्रकार से स्टेट बार काउंसिल, हर एक स्टेट बार काउंसिल का एक सेक्रेटरी होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह यहाँ पर भी इसका एक अकाउंटेंट होगा, और अन्य स्टाफ जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक हो वह यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो राज्य विधिक परिषद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप जब घर पे, हमारा ये कंटेंट तो एक साथ आ रहा है, आप इसको तुलनात्मक अध्ययन भी करके एक दूसरे के सामने रखते हुए पॉइंटों को याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस टॉपिक को करने में आसानी होगी। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम स्टेट बार काउंसिल के द्वारा नियम बनाने की शक्ति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।